हाय गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आज है डे 22 हमारे पाइथन क्लास का। टुडे इज द डे 22 ऑफ आवर पाइथन क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बात करते हैं फंक्शंस की, जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। हमने फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी ली थी और आज हम फंक्शन के बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। लेट्स कंटिन्यू द फंक्शन एज वी लर्न इन आवर प्रीवियस सेशन एंड टुडे सेशन आल्सो अबाउट द फंक्शन। ओके, सो जिन लोगों ने पहले नहीं देखा है, पहले नहीं किया है और जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, वो डे 21 तक की रिकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब पर, और इसका लिंक मैं अपने क्लास में दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं वापस से। सो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग अप टू डे 21 इफ यू आर न्यू और नॉट वॉच्ड येट। सो आई विल शेयर द लिंक इन ग्रुप इटसेल्फ। ओके, आज की क्लास पे मूव करते हैं। कल हमने फंक्शन के बारे में बहुत कुछ समझा था और आज उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज आती है डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। ओके, तो पैरामीटर को हमने समझ लिया था, हमने उसमें आर्ग्यूमेंट, पास होने वाले आर्ग्यूमेंट को समझ लिया था हमने। जैसे एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद फंक्शन का नाम रख दिया माई फंक्शन, और यहाँ पर जो डिफॉल्ट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, तो हमने जैसे इसमें पास किया था कोई आर्ग्यूमेंट कोई भी फंक्शन के अंदर, तो हम फंक्शन में इक्वल टू साइन लगा के इस आर्ग्यूमेंट के अंदर एक वैल्यू बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये वैल्यू कब यूज होती है? जब आप पैरामीटर में वैल्यू पास नहीं करोगे, तब ये वैल्यू ऑटोमेटिक यूज हो जाएगी जो आपने डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रखी है पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए। ओके, सो यहाँ पर उस वैल्यू के साथ हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया चीजों को। ओके, प्रिंट करने के बाद तो मैंने देखो इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर माई फंक्शन नेम से कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ में तो वैल्यू पास करी, लाइक मुंबई एंड पुणे सिटी के लिए, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट में एक बार कॉल किया मैंने यहाँ पर, तो कोई वैल्यू पास नहीं करी। और जब मैं कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा तब ये डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी। ओके, नीचे वापस मैंने वैल्यू यूज करके रखा है, तो यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी है और 3 जगह वैल्यू पास करी है। ओके, इसको हम रन करके देखेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जयपुर यूज होता है या नहीं। ओके, सो वी कैन यूज द डिफॉल्ट वैल्यू इन आवर फंक्शन एंड व्हेन वी रन द फंक्शन, लाइक वी डिफाइंड हियर अ फंक्शन एंड प्रोवाइडेड अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर दिस सिटी पैरामीटर। अ डिफॉल्ट वैल्यू इज जयपुर। हियर you can put a equal sign after that and put a default value whatever you need. Okay, then I am printing the same function and using this variable, and I am calling the function 4 time here, but third time I am not passing any value inside this function. Okay, so this is the blank argument. When you do not pass any value and you have already a default value, then default value will be used, and if you pass the value will be overwritten. Okay, so we are running the program and we can see the result. If these two value are used, then there is no value inside, no parameter passed, then Jaipur will be used by default. Okay, so I'm running the program and you can see here the 4 print statement. The third one is Jaipur used because I did not pass any value in the third parameter. I hope this is clear default value to you. If this is clear, type AC for all clear. अगर सिंपल डिफॉल्ट वैल्यू क्लियर है आप लोगों को तो AC टाइप कर दो। ओके, नेक्स्ट चीजों पे चलते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन में आप कुछ भी पास कर सकते हो। लाइक हम अब तक सिंगल वेरिएबल, सिंगल चीजें पास कर रहे थे। ओके, और फंक्शन में आप एक लिस्ट, टपल या कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी डेटा टाइप पास कर सकते हो एज अ आर्ग्यूमेंट। ओके, तो हम यहाँ पे एक लिस्ट पास करके चेक करेंगे और जो भी डेटा टाइप आप पास करोगे, जो भी पास करोगे वो वैसे ही ट्रीट होगा। लाइक आपने अगर लिस्ट पास किया है तो वो लिस्ट के रूप में ही वहां पे शो होगा। ओके, सो यू कैन पास एनी डेटा टाइप इन द फंक्शन, लाइक इफ यू आर पासिंग लिस्ट, टपल और एनीथिंग, इट विल बी ट्रीटेड सेम एज यू पास्ड। ओके, सो यहाँ पर देखो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है। फंक्शन है माई फ्रूट्स। माई फ्रूट्स में एक लिस्ट ले लिया मैंने फ्रूट्स के अंदर, और इस लिस्ट को मैंने माई फ्रूट्स नाम का फंक्शन जब कॉल किया तब मैंने पास कर दिया। और यहाँ पर इस फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में, इस आर्ग्यूमेंट में मैंने इसको एज अ प्रिंट करा के देखा फॉर लूप से। तो फॉर लूप हम पहले देख चुके हैं। वहां पर यहाँ पे फ्रूट्स नाम का जो वेरिएबल है उसमें एक लिस्ट पड़ा हुआ है। जब मैंने मेरे फंक्शन को कॉल किया माई फ्रूट्स नाम के, तो उसमें मैंने फ्रूट्स के अंदर एक लिस्ट पास कर दी, जो लिस्ट इसमें स्टोर है। ओके, इसको रन करके हम चेक करते हैं और यहाँ पे लिस्ट एज इट इज 1 by 1 प्रिंट हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर जो डेटा टाइप आप पास करते हो जब फंक्शन कॉल करते समय, ये आर्ग्यूमेंट जो रिक्वायर होता है, यहाँ पे जो डेटा टाइप पास करते हो तो वो यहाँ पे इसी रूप में जाता है जिसमें पास करते हो। लाइक मैंने लिस्ट पास किया तो यहाँ पे लिस्ट ही जाएगा और मैं इसे एज अ लिस्ट ट्रीट करके यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, जो भी उसका यूज करना है। ओके, सो यू कैन पास एनी डेटा टाइप हेयर, लाइक आई हैव पास्ड हियर लिस्ट। सो व्हेन यू पास अ लिस्ट हेयर like this, I have stored inside a fruits variable, and when I am calling the function, I am passing the same value here as a list, and this will be treated same inside the function. So you can assume this argument as a list and you can do whatever you need to do with this thing, this variable. So this is the list. I am just printing each thing inside a list. Okay, so when I run the program, you can see the result as a list. So I hope this is clear too. You can pass any data type inside the function. यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि आप कोई भी डेटा टाइप पास कर सकते हो फंक्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। सो यहाँ पे देखो रिटर्न वैल्यू की बात करते हैं। अब जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं पहले, तो अब उसमें से रिटर्न वैल्यू भी फंक्शन रिटर्न कर सकता है। ओके, कोई भी वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर सकता है और हम उस रिटर्न वैल्यू को आगे यूज कर सकते हैं। कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि हम फंक्शन में सारी चीजें ना करके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करें, देन वो जो वैल्यू रिटर्न करे उसको यूज करें। तो वैल्यू रिटर्न करने के लिए आपको जस्ट रिटर्न कीवर्ड का यूज करना होता है और जो भी वैल्यू आप रिटर्न करते हो फंक्शन से वो रिटर्न हो जाती है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने एक वेलकम नाम का फंक्शन लिया और यहाँ पे नेम और प्लेस जो पहले हमने पास किया था वही सेम चीजें हमने पास की जो हमने प्रीवियस सेशन में अपने देखा था। यहाँ पे हमने वैल्यू को प्रिंट कराया था
पिछले सेशन में, बट यहाँ पे हम सेम वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। लाइक मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पर हेलो, उसके बाद जो नेम वेरिएबल में पास हो गया है उसको यूज किया, उसके बाद वेलकम टू और उसके बाद प्लेस यूज किया मैंने। तो देखो यहाँ पर जब मैं वेलकम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, कॉल करने के बाद ये मेरे से दो आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रखता है, नेम और प्लेस। मैंने दोनों आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, इसमें अजय और इसमें मुंबई। ओके, जब यहाँ पे वेलकम आएगा तो मैंने इस फंक्शन का यूज किया। अब ये मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, आप देख सकते हो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये रिटर्न होगी। तो क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो मुझे कहीं ना कहीं सेव करना होगा। तो इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ जो कि रिजल्ट नाम से है, और देन मैं प्रिंट कर रहा हूँ रिजल्ट को। या फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। तो इसमें से वेलकम में से जो रिटर्न होकर आ रही है, वेलकम फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है उसको मैं डायरेक्टली कहीं सेव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली प्रिंट करवा रहा हूँ। तो प्रिंट फंक्शन में यहाँ पर डायरेक्ट वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। Okay, so you can return value from any function. Okay, a return keyword is used for that, and when you define a function, when you define your argument or anything, instead of printing, sometimes you need to return the value and do not perform all the thing inside a single function. Okay, so you can return the value with this return keyword. Here I am returning a string. I am taking two arguments and manipulating these arguments and returning a single value, a single string here. Okay, so whenever I call the function and pass the argument as required, it return me a value. In this case it is returning a string. So in this string I am saving the string inside a result variable. When it's the function returns something, I need to save here. Okay, so I am saving this inside a result variable and printing that result variable. Also you can directly use this function inside print. When you need to print, this will directly print the value as soon as it returned from the function. Okay, so you can just put here and it will print. Okay, so I'm running the program and you can check the result. This is 2 times it's printing hello Ajay, welcome to Mumbai, because first time I passed Ajay and Mumbai as a place. Okay, second time I passed Samira and Jaipur, so hello Samira, welcome to Jaipur. The both string is printed, the both string is written from here and I'm printing outside the function. Okay, not using inside. So we are moving on a practical example for this. इसका मैं एक practical example आपको बताता हूँ अभी. So यहाँ देखो, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक टेबल को प्रिंट करूंगा। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रिटर्न फंक्शन मैंने डिफाइन किया एक फंक्शन को जिसका नाम है गेट टेबल ऑफ, और ये एक नंबर आर्ग्यूमेंट लेता है जिसमें कोई भी एक नंबर में पास कर सकता हूँ। ओके, इस नंबर को पास करने के बाद मैंने टेबल लिया जिसमें एक ब्लैंक लिस्ट ली मैंने। ठीक है, लिस्ट को आप यहाँ पर डिनोट करते हो स्क्वायर ब्रैकेट से, ये लिस्ट सेशन में मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर एक ब्लैंक लिस्ट लिया, इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक लिमिट सेट किया। अब ये वेरिएबल मेरे यूज केस के लिए है। ठीक है, तो जैसे आपका फंक्शन डिफाइन होता है, आपको जो भी करना है ये गैप के बाद में आप कर सकते हो यहाँ पर। तो मैंने एक टेबल लिया जिसमें ब्लैंक वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक टेबल है, और यहाँ पर लिमिट सेट किया। जो भी नंबर मेरे पास आएगा, लाइक 2 आया, 3 आया, 4 आया, कुछ भी नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई किया मैंने 10 से। मतलब मुझे एक टेबल प्रिंट करनी है 3 की, तो 3 × 10 हो जाएगा 30। उसके बाद मैंने +1 किया क्योंकि वो 30 जो है वो यहाँ पर काउंट नहीं होता है, उससे एक ज्यादा वैल्यू करनी पड़ती है मुझे उसको 30 को काउंट करवाने के लिए। ये हमने ऑलरेडी देख रखा है सारे फॉर लूप में, वाइल लूप में, इन चीजों में। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी, और ये कैलकुलेशन मैंने अलग रख के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और इस वेरिएबल को यहाँ पास कर दिया। मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ बट ये ज्यादा एफिशिएंट वे है। ओके, तो मैंने एक फॉर लूप रन किया जहाँ पे n एक नंबर है, इन मैंने एक रेंज फंक्शन यूज किया। रेंज के बारे में मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। ओके, तो रेंज में मैंने जो नंबर पास हुआ उस नंबर को, देन लिमिट को, और देन नंबर को, और इसमें से एक एक नंबर n में आता जाएगा और ये टेबल में अपेंड होता जाएगा। ये अपेंड किस वेरिएबल पे, किस मेथड पे कॉल होता है, मैंने आपको बताया है कि जब हम लिस्ट यूज करते हैं तो इसमें कोई भी वैल्यू हमें डालनी होगी तो हम अपेंड कर सकते हैं, और ये अपेंड लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा टेबल लिस्ट के अंदर। तो ये जो लिस्ट डेटा टाइप होगा उसमें 1 by 1 नंबर निकल के ऐड होते जाएंगे, और देन फाइनल जब मेरे पास सारे नंबर ऐड हो जाएंगे तब मैं टेबल को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, रिटर्न करने के बाद मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा तब उस वैल्यू को मैं यूज कर सकता हूँ। इस टेबल में जो कुछ भी वैल्यू होगी वो एक लिस्ट होगी, और पूरे लिस्ट को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, और रिटर्न करने के बाद उसका आउटपुट में यूज कर सकता हूँ। ओके, सो यू कैन सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ फंक्शन हियर वेयर आई एम रिटर्निंग सम वैल्यू। सो आई एम क्रिएटिंग अ गेट टेबल ऑफ function, defining a get table of function and asking for an argument, a number from the user. Okay, so I'm taking here a simple variable like table and passing a blank list inside this table variable. Okay, so this is a blank list assigned to a table variable. I'm taking a limit variable here, and what is the limit as required by the table, you can multiply by 10. For example, if you are printing table of 3, so the number should be 3 × 10 is equal to 30 plus 1, because the last number is always not included, as I already told you inside a range function. You can see the previous session if you don't know. Okay, so for the for loop, running a for loop, taking a variable n inside range. Okay, so in range I am, this is the starting number, we all know. So starting number is here the number you send inside this table. So if you send 3 here, it is 3. So what is the limit? The number run up to the table. Okay, inside this for loop. So number is 30. If you include just 30, so it will not print 30. So I need to make sure that it is a +1 more than what I write here. So I am just including a single number +1. So this become 31.
now. Okay, and the number, this is the difference of gap. So how much difference you need? So I need the difference same amount of number as you sent here. Then inside a table, this is the blank list, we all know. So you can use append function on the list. I already told you inside the list. Okay, when I taught you list thing. So table dot append n is a number from this range. Then it appending inside this table one by one, and I am returning this table at the last when it's all end up. Okay, so when I return table, I need to print or save or anything I want to do. Whenever this function call, it return a value as a list. Okay, so I am calling the function. I am taking a new variable here, table of x, and integer, converting the input. So I am taking a new value from the user. Okay, so from the user, it's taking an input here and table of x. So get table of x, I'm putting this value here. So get table of this, calling this function. Look at this, calling this function. Whatever user give an input, okay, that input will be converted into integer, and integer goes to this variable, and this variable I am passing whatever user give input inside this table. Okay, so it's printing the result, and you can also print the result just by if you do not want to store and print, you can just put this inside a print statement, and it will directly print the result whatever returned here. Okay, so you can use both way, store and print separately or print directly by just returning the value. Okay, so I'm running the program now. So it's asking me to enter a number. Okay, so यहाँ पर जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, इस वैल्यू को मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ गेट टेबल ऑफ फंक्शन कॉल करके. ओके, और इसको मैं रिजल्ट में सेव करा के प्रिंट कर रहा हूँ. आप डायरेक्टली भी चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो. तो मैं बेसिकली यूजर से एक इनपुट ले रहा हूँ और उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और कन्वर्ट करने के बाद मैं उसी वैल्यू को गेट टेबल ऑफ फंक्शन के थ्रू जो आर्गुमेंट रिक्वायर है उसमें पास कर रहा हूँ, और पास करने के बाद वो प्रिंट हो रहा है. तो जब मैं फंक्शन प्रोग्राम को रन करता हूँ, रन करने के बाद यहाँ पे मुझसे पूछता है कि एंटर अ नंबर. जब मैं यहाँ पे लाइक 3 एंटर कर देता हूँ, और एंटर करने के बाद देखो यहाँ पर 3 की टेबल प्रिंट हो जानी चाहिए. एक इस रिजल्ट से प्रिंट हुआ, ये पहला वाला, और दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट इस प्रिंट से प्रिंट हुआ. ओके, तो रिजल्ट आप कब यूज करोगे? जब आपको इसको स्टोर करके और कुछ और काम करना हो, तब आप रिजल्ट का यूज कर सकते हो. आपको सिर्फ प्रिंट करके चेक करना हो तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो. ओके, तो सिंगल टाइम यूज, मल्टीपल टाइम यूज, डिपेंड ऑन यू. सो यू कैन जस्ट प्रिंट दिस व्हेन यू रन द प्रोग्राम. You need to type a number whatever you need. So I'm just putting here a value like 7 here. Okay, and when you press enter, it's printing table of 7. So it's printed 2 times here, like first print statement for this result value, and second is this is calling the function again, and whatever the output here, it is printed here. Okay, so output is a list, or and you can see the list inside this console. Okay, it's printed table of 7. So what is the difference if I do not put +1 here? Okay, I'm not putting +1, and when I run the program putting 7 here, and it will only print up to 63. Why? Because 70 is not included. So number into 10 becomes 70, and 70 is the limit, and 70 not included. That's why I put a +1 here. So it becomes 71 now, and 71, so 70 can be printed. तो जब मैं नंबर यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ तो +1 हटाने से क्या होता है, वो नंबर इंक्लूड नहीं होता है. अभी आपने रिजल्ट देखा यहाँ पर, और इसकी वजह से मैंने +1 ले रखा है, तो इसका वैल्यू जो है एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाता है फिर. ओके, इसको हमने पहले समझा था, लिमिट लास्ट वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता है कभी भी. तो आप पुराने सेशन में रेंज फंक्शन जाके देख सकते हो, रेंज फंक्शन का हमने कैसे यूज किया है. ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने समझा, कुछ मैनिपुलेशन किया आर्गुमेंट के साथ में, और इस मैनिपुलेशन के बाद हमने वैल्यू जो भी हमारी आई, जो भी रिजल्ट आया, उसको हमने रिटर्न कर दिया. रिटर्न करने के बाद हम उसका यूज यहाँ पे अलग से कर रहे हैं, जो भी हमें यूज करना है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. ओके, इफ ऑल क्लियर अंटिल हियर टाइप एसी. यहाँ तक आपको क्लियर है कंप्लीटली तो एसी टाइप कर दो. अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, द पास स्टेटमेंट. तो पास स्टेटमेंट में हमने पहले भी 2 सेशन में देखा है, फॉर लूप के लिए, वाइल लूप के लिए, या फिर इफ स्टेटमेंट के लिए. जब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना होता है और किसी भी रीजन से, तो आप जस्ट एरर ना आने के लिए उसको पास कर सकते हो और ये पास हो जाता है. सो वी हैव ऑलरेडी सीन द पास स्टेटमेंट इन आवर प्रीवियस सेशन फॉर इफ स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट और वाइल स्टेटमेंट. इफ यू डू नॉट वांट टू put here anything inside, do not want any operation, so for any reason you can pass the statement, so it will pass the function and do not generate any error. Okay, this is as simple as that, whatever we have used. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं मैं. ओके, इसमें तो ये सारी चीजें ऊपर तक जो मैंने पढ़ाई आपको क्लियर है, तो ऑल क्लियर टाइप कर दो, टाइप एसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हियर. सो आई एम मूविंग ऑन सम इंपॉर्टेंट थिंग टुडे ऑन फंक्शन. ओके, ग्रेट. सो कल के फंक्शन में हमने 2 चीजें पढ़ी थी. 2 तरह से हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं. ठीक है, तो 2 तरह से आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं. एक होता है पोजिशनल आर्गुमेंट, एक होता है कीवर्ड आर्गुमेंट. तो पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं, आप स्पेसिफाई कर सकते हो. यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन की बात करता हूँ. यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है एक माई फंक्शन. माई फंक्शन में एक सिंपल आर्गुमेंट लिया है मैंने एक्स, और मैंने जस्ट एक्स को प्रिंट करा दिया, कुछ भी नहीं किया. यहाँ पर हम इस पोजिशनल आर्गुमेंट को समझेंगे. तो देखो, इसको 2 तरह से पास कर सकते हो आप लोग. एक माई फंक्शन जब आप कॉल करते हो तो आप डायरेक्टली एक्स की वैल्यू दे सकते हो. दूसरा, आप माई फंक्शन जब कॉल करते हो तो इसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 लिख के दे सकते हो. मतलब ये हो गया कीवर्ड आर्गुमेंट. इसको आपने एक की असाइन कर दिया, जो भी यहाँ पे की है वो सेम नेम यहाँ पे असाइन हो जाएगा. इस तरह से जब अगर मल्टीपल आर्गुमेंट
आर्ग्यूमेंट हो लाइक x और y, तो आप क्या कर सकते हो x और y में यहाँ पे 2 और 3 पास कर सकते हो लाइक ऐसे। और यहाँ पे अगर आपको पहले और बाद में पास करना है तो जैसे आप y की वैल्यू पहले पास करना चाहते हो तो इस तरह से आप y की वैल्यू भी पहले पास कर सकते हो। लाइक मैंने 3 पास किया और x की वैल्यू बाद में पास करी। ये सब चीजें हमने कल देखी थी ओके, कि हम दो तरह से पास कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पोजिशनल, मतलब उसी पोजीशन में पास करना पड़ेगा जिस पोजीशन में रिक्वायर है, और इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आप कोई से भी की का आर्ग्यूमेंट पहले पास कर सकते हो। लाइक मैंने y का पहले पास कर दिया यहाँ पर क्योंकि उसका नाम दे दिया और इसको पता है कि नाम दे दिया तो वो उसी में यूज करना है ओके। और इस तरह से ये प्रोग्राम रन हो जाता है सिंपली। यहाँ पे दोनों केसेस में 2 और 3 प्रिंट हुआ है जो मैंने सिंपली प्रिंट किया है यहाँ पर ओके। सो yesterday we have already seen about this, like you are defining a function and when you pass the argument you can pass positional argument like this comma separated as it required okay. So first x value it required, you are passing the x value, then y value you are passing the y value. After that you can also pass like keyword argument. If you want to define y value at first, so you can just type y here and put equal to 3. So this is we have defined y value at first and x value at second place. So order not matter inside this keyword argument, but order matter inside this positional argument okay. So what we are seeing today, when we run the program, it's all run. What we are seeing today, if you just require positional argument only or only keyword argument, so this is today's thing. So I'm just undoing all of this and see here I just require one argument, single argument and printing x okay. So in positional argument, in this way this is running everything good okay, and in this way this is also running everything good. But what if you do not need this keyword argument to allow? If you just need positional argument, do not allow keyword argument, you can just specify comma and slash okay, then this keyword argument no longer accepted and no longer valid. तो पहले हमने देखा कि दोनों तरह से पास हो रहा था, यहाँ पर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी पास हो रहा था और यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी पास हो रहा था। लेकिन अगर आपको सिर्फ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अलाउ करना हो और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट अलाउ नहीं करना हो किसी भी रीजन से, तो आप क्या कर सकते हो, आपने जो भी वेरिएबल जो भी आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया है यहाँ पर उसके आगे कोमा फिर एक स्पेस देके और स्लैश लिख सकते हो। इस कोमा और स्लैश लिखने के बाद, इसको लिखने के बाद ये सिर्फ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा इस एक्स वेरिएबल के लिए ओके, ये इस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा ओके। सो जस्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ चेंज और इसको रन कर रहा हूँ मैं। रन करने के बाद ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सही प्रिंट करता है, बट अगर मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पे जाता हूँ, इसको कीवर्ड पास करता हूँ मैं इस कोमा और स्लैश डिफाइन करने के बाद ओके, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ तो ये एक एरर जनरेट करता है और ये एरर मुझे बताता है, ये एरर मुझे बता रहा है कि यहाँ पर जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर देखो माय फंक्शन गोट सम पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट्स पास्ड इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर मैंने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करने की कोशिश करी, जबकि इसको अलाउ ओनली है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये कोमा और उसके बाद स्पेस और उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश जब आप पुट करोगे तो ये सिर्फ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, पर्टिकुलर सिर्फ इस आर्ग्यूमेंट वेरिएबल के लिए। जैसे यहाँ पे एक्स है तो एक्स के लिए ये सिर्फ इसी को एक्सेस करेगा। तो इस तरह से इसमें एरर होती है और इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। सो यू कैन सी व्हेन यू रन this keyword argument, it is generating an error okay, because after putting this comma space forward slash it is only required for positional argument and keyword argument will generate an error okay. So moving on, next thing, only keyword argument. What if you only require keyword argument? So check this keyword only argument, if you specify star and comma without any space okay, star and comma before any argument okay, then it will only allow position keyword argument. Actually it will only allow keyword argument and not positional argument. So I'm defining a single function here as defined earlier and putting a star comma before this argument okay, this x argument. So star and comma, what is doing, it is saying that x is only allowed for keyword argument and not positional argument. So here I am calling the function x is equal to 2 and my function here I am passing the positional argument and same thing I am passing the keyword argument. So this keyword argument will become successful here and putting the value 2 here as a result. But if I am doing with this positional argument and not keyword argument, then positional argument will generate an error and you can see my function takes 0 positional argument but 1 given because I am passing 1 argument okay. So this will throw an error because of this star and comma. If I just remove it star and comma, then this is completely valid okay. But if I only need keyword argument, I can just put star and comma okay, then it will only accept कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो जब आपको सिर्फ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करना हो और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं करना हो किसी भी रीजन से, तो आप यहाँ पे स्टार और कोमा पुट कर सकते हो अपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के वैल्यू से पहले। तो यहाँ पर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में एक्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर उससे पहले अगर मैंने स्टार और कोमा पुट कर दिया तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर इस वेरिएबल के लिए यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट लेगा वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लेगा। तो ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है जहाँ पर आप कीवर्ड का नेम डिफाइन करते हो जो कि सेम नेम होता है जो यहाँ पर होता है जब आप फंक्शन कॉल करते हो, और इसमें जो वैल्यू आप दोगे वो यहाँ पे पास होके वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली वैलिड है ओके। लेकिन जब आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास करते हो कीवर्ड की जगह, जब आप इसका नाम डिफाइन नहीं करते हो, तो यहाँ पर ये एक एरर जनरेट करता है क्योंकि इसमें सिर्फ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट अलाउड है
इस स्टार और कोमा के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट अलाउड बट 1 गिवन, ओके। सो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट तुमने दिया है यहाँ पर, बट यहाँ पर एक भी अलाउ नहीं है, ओके। सो यहाँ पर अगर हम इस स्टार और कोमा को हटा दें, हटाने के बाद इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर ये कंप्लीटली वैलिड हो जाता है, ओके। बट ये स्टार और कोमा लगाने के बाद सिर्फ इस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को वैलिड करेगा, पोजिशनल को नहीं। तब यहाँ पे रन करते हैं। इसका एक मिक्स एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जिसमें कीवर्ड और पोजिशनल दोनों यूज करते हैं। इसका एक मिक्स एग्जाम्पल से और आपको क्लियर होगा। सो यहाँ पर देखो, कंबाइन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर मैंने समझाया था, बाद में आप कोमा और फॉरवर्ड स्लैश पुट करते हो, लाइक मैंने यहाँ पे अभी पुट किया है। देखो ए, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दूसरा, माय फंक्शन के अंदर 4 आर्ग्यूमेंट है, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे समझना, ए में कुछ भी पुट नहीं किया है मैंने, ठीक है। बी के अंदर ये देखो, बी के अंदर मैंने कोमा और फॉरवर्ड स्लैश को पुट किया है, ओके। ध्यान रखो, बी के अंदर कोमा और फॉरवर्ड स्लैश, मतलब ये सिर्फ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ देखो, सी से पहले मैंने स्टार और कोमा को पुट किया है। स्टार और कोमा का पुट करने का मतलब है कि ये सिर्फ कीवर्ड को एक्सेप्ट करेगा, ओके। और देन अगेन डी में मैंने कुछ भी नहीं पुट नहीं किया है। तो यहाँ पर जब मैं चारों को प्रिंट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने माई फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने के बाद देखो, यहाँ पर ए के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, या तो पोजिशनल दूं या फिर कीवर्ड दूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे दिया, मैंने इसका की ए डिफाइन नहीं किया। देन नेक्स्ट है बी। बी के आगे मैंने ये पुट कर रखा है कोमा और फॉरवर्ड स्लैश। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे, यहाँ पे मैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकता बी के लिए, नहीं तो एरर आएगी। तो यहाँ पर देखो, बी में मैंने सिर्फ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दिया। देन सी के अंदर मैंने क्या एक्सपेक्ट किया, यहाँ पर सी के अंदर जो वैल्यू है, इससे पहले मैंने स्टार और कोमा पुट किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लेगा, कीवर्ड ओनली। मतलब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा सी, उसके बाद इसके आर्ग्यूमेंट को देना पड़ेगा। तो स्टार और कोमा का मतलब है आर्ग्यूमेंट नेम से पहले यहाँ पर कीवर्ड का नाम लिख के और उसके बाद वैल्यू दो। नेक्स्ट है डी। इसमें भी मैंने ए की तरह कुछ भी पुट नहीं किया है, ओके। तो इसमें जैसे मैंने ए में पोजिशनल दिया, यहाँ पर भी मैं पोजिशनल या कीवर्ड कुछ भी दे सकता हूँ। तो इस टाइम मैंने कीवर्ड देके देखा। तो जहां पर वैल्यू आपको डिफाइन नहीं है, स्टार और कोमा या फिर कोमा और फॉरवर्ड स्लैश, जहां पे डिफाइन नहीं है वहां पर आप दोनों में से कोई सा भी दे सकते हो, चाहे वो कीवर्ड हो चाहे पोजिशनल हो। बट जिसमें डिफाइन है तो उसमें उसी टाइप की वैल्यू आपको पुट करनी होगी, अदरवाइज एरर आएगा, ओके। सो मैं इसको रन करता हूँ और आप देखो यहाँ पर 3 4 5 6 सिंपली प्रिंट हो गया है, कोई एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ से सी हटा दूं बाय एनी चांस, तो क्योंकि यहाँ पे पोजिशनल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेड है, तो सी हटाने के बाद यहाँ पे एरर आएगी मैं जब फाइल को रन करूंगा, ओके। सेम केस में जब मैं यहाँ पे बी पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है ओनली, यहाँ पे बी के आगे ये होने के कारण, तो अगर मैं बी यहाँ पे पुट कर दूं, बी इज इक्वल टू, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बना दूं, तो ये एक एरर आएगा यहाँ पर मेरे पास में, ओके। बट ऐसे रखने पर सब कुछ ठीक है। सो यू कैन मिक्स अप द पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हियर। सो व्हेन यू रिक्वायर टू गिव ओनली पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, you can put here comma and forward slash. So notice in this A, B, C and D, after B I have put it comma and forward slash for the B. So this is only accepting positional argument, and in the C I have put it star for star and comma before the C. This is only accepting keyword argument, okay. So in A or B you can put anything, A or D you can put anything, keyword argument or positional argument, because it is not defining anything like forward slash or star, okay. So it accepting both. So I'm just printing same value here, I'm calling the function, and inside A nothing is defined, so I can put positional or keyword as required, okay. So I'm putting here positional argument, okay. Inside B it is defined, only put positional argument because of this comma and forward slash after the variable name, okay. So I can only put positional argument here, okay, not keyword argument. And before C you can see the star and comma, so I can only put this keyword argument and not positional argument, okay. And inside D nothing is defined, so I can put anything, like I have put before in A I have put positional argument, I can put here positional or keyword anything, so I am putting here keyword argument, okay. So when I run the program you can see the output is same. When I try to modify something like this, B is accepting only positional, when I try to write like B with the keyword argument, so it is generating an error, okay. So I'm removing this, and when I try to put C here, C is a positional, so I'm removing this and it is become positional from the keyword, and when I run the program it is generating error because it's only accepting. But for D, D is not defining anything, also A is not defining anything. So this is all about the function, and I think one more thing is remaining here. और आज का लास्ट टॉपिक है रिकर्जन, जो फंक्शन में होता है। तो सबसे पहले हम रिकर्जन के बारे में समझेंगे, रिकर्जन होता क्या है। तो देखो, रिकर्जन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन का। रिकर्जन क्या होता है? जब कोई फंक्शन खुद से खुद को कॉल करता है। इसका मतलब है जब आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया, पर्टिकुलर फंक्शन, वो फंक्शन खुद ही से कॉल करेगा, मतलब उसके अंदर आपने उसी फंक्शन को कॉल कर रखा है, ओके। तो जब खुद ही फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसे बोला जाता है रिकर्जन प्रोग्रामिंग में, ओके। सो व्हेन अ फंक्शन कॉल itself, then it is called recursion in programming, okay. A function you have defined and this function calling self itself,
ओके, देन इट इज कॉल्ड रिकर्जन। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, जब भी आप रिकर्जन फंक्शन राइट करोगे, कोई भी रिकर्जन फंक्शन हो, तो ये जनरल चीज है कि डेवलपर कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे वो फंक्शन कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है और एंडलेस पे चला जाता है, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, एंडलेस चलता रहता है। ओके, और आप जब कभी डेवलपमेंट टाइम में ऐसा कर दोगे बाई चांस मिस्टेक में, जब आप एक्चुअल सर्वर पे एक्चुअल प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, तब आपके लिए ये इश्यू बन जाएगा। ओके, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मेमोरी यूज होगी और बहुत ज्यादा प्रोसेसर पावर यूज होगा। तो जब क्लाउड कंप्यूटिंग या किसी और चीज पे, क्लाउड सर्वर पे आप लोग काम करोगे और वहां पर अगर ये मिस्टेक रह गई बाय मिस्टेक भी, तो वहां पर जिस यूजर का क्लाउड कंप्यूटिंग या सर्वर है जो यूज कर रहा है, उसका बिल बहुत ज्यादा आ सकता है। ओके, तो ये बिल बहुत ज्यादा आ सकता है। होस्टिंग जो भी आप यूज करोगे, हम फ्यूचर में इसको समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग और होस्टिंग और सर्वर क्या होते हैं, बट इतना समझ लो आपके लोकल कंप्यूटर में भी कंप्यूटर की मेमोरी को, जो कि आपका रैम होता है, और प्रोसेसर पावर को बहुत ज्यादा यूज करेगा अगर आपने रिकर्जन फंक्शन ऐसा बना दिया जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है। ये ठीक उसी की तरह है जिसे एंडलेस लूप काम करता है, ये उससे भी खतरनाक चीज है। ओके, सो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। ओके, सो यू नीड टू बी more careful when you write any recursion function when it call itself. So normal developer can make a mistake like creating a function that never terminate, never end. Okay, so when you do like this, and it uses more computer power and memory and processor power. Okay, so what it does, when you use any hosting server for Python or any other thing, any cloud computing, so it will generate a higher bill amount for your hosting provider or server or cloud server. Okay, so we will learn more about hosting and cloud in later sessions, but remember that it will also use higher memory power and processor power inside your computer, and this is more dangerous than endless loop. Okay, so be careful whenever you write a recursion function that call itself. You should also ensure that it is terminate well at any condition. Okay, so here is the simple example of recursion. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है माई रिकर्जन के नाम से। अब इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर मैंने माई रिकर्जन के नाम से जो फंक्शन डिफाइन किया है, इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट पूछ रहा हूँ जो एक नंबर है n, कोई सा भी नंबर यहाँ पे पास किया जा सकता है। यहाँ पे मैं एक केस रन कर रहा हूँ सबसे पहले। तो इफ कंडीशन मैंने लिया और यहाँ पर मैंने चेक किया कि n जो है वो ग्रेटर देन 0 है क्या। ओके, आई थिंक ये सिंटेक्स भी ठीक होगा। n ग्रेटर देन 0 है क्या? अगर n ग्रेटर देन 0 है, हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने कोई नंबर इनपुट किया। एक एग्जांपल लेके चलते हैं साथ में समझने के लिए। सो जब ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, पूरा फंक्शन होने के बाद सबसे पहले एक लाइन प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ से जो प्रोग्राम चलेगा एक लाइन प्रिंट होगी, रिकर्जन एग्जाम्पल रिजल्ट। ओके, और यहाँ पर माई रिकर्जन को मैंने कॉल किया। अभी पूरा फंक्शन मैंने नहीं समझा है, पहले इसको समझते हैं। जब कॉल होता है तो हम क्या पास करते हैं? तो जब भी फंक्शन कॉल हो रहा है तो हम एक वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर 6। यहाँ पर 6 पास हो चुका है। अब हम 6 का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो इसको ध्यान से समझना क्या हो रहा है। इफ n ग्रेटर देन 0, मतलब 6 ग्रेटर देन 0 है, जो कि इस केस में है। ये इफ कंडीशन ट्रू है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अगर फॉल्स हो जाता है, बाय एनी चांस ये फॉल्स हो जाता है कंडीशन, तो रिजल्ट में 0 असाइन हो जाएगा। अदरवाइज इसको हम समझेंगे अभी, ठीक है। और जो भी इफ से रिजल्ट में मिले या फिर एल्स से रिजल्ट में मिले, उस रिजल्ट को वो रिटर्न कर देगा। ओके, रिटर्न करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करवाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट कराया है इस केस में। एल्स के केस में हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है और रिजल्ट को ये रिटर्न कर देता है। फाइन, तो यहाँ पे 6 आया था, 6 ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के बाद हमने रिजल्ट वेरिएबल लिया। रिजल्ट वेरिएबल में हमने क्या किया? n। अभी अपने केस में n की वैल्यू है 6, तो 6 में क्या प्लस होगा? अब यहाँ पर आपको अपना माइंड यूज करने की जरूरत है और बहुत ध्यान से। क्या होगा 6 में प्लस? माई रिकर्जन नाम का फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। यहाँ पर देखो, आपने एक बार कॉल किया था, बट ये जब कॉल हुआ तो इसके अंदर वैल्यू कंपेयर किया, ये कंडीशन इसको ट्रू मिली, और ट्रू मिलने के बाद ये जो वैल्यू है आपके n में 6, इस वैल्यू में ये ऐड करना चाहता है। क्या ऐड करना चाहता है? माई रिकर्जन को खुद को कॉल कर रहा है। ये माई रिकर्जन देखो खुद को कॉल कर रहा है, इसी को बोलते हैं रिकर्जन। तो खुद को कॉल कर रहा है ये फंक्शन, और खुद को कॉल करने के बाद हमें पता है इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए यहाँ पर, तो हम आर्ग्यूमेंट के रूप में पास कर रहे हैं n-1 इस टाइम। तो n-1 पास करने से क्या हुआ? यहाँ पर वैल्यू 6 थी, 6 - 1 हो गया 5, और यहाँ पे इसको वैल्यू गई 5। अभी फंक्शन यही है, यहाँ पे ध्यान रखना, अभी फंक्शन यही है। तो 5 वैल्यू जब इसको मिली, तो 5 वैल्यू मिलने के बाद इसने खुद को जब कॉल किया था, यहाँ से वापस कंपेयर किया। अभी यहाँ से इसने ऐड नहीं किया n में, ये ध्यान रखना। अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला स्टेटमेंट, और ये वाला स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पर खुद से इसने इस टाइम वैल्यू 5 आई, क्योंकि हमने n-1 कर दिया था, और ये वापस से जो कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे चेक किया इसने 5 ग्रेटर देन 0, जो कि कंप्लीटली ट्रू है। और ट्रू है तो अब ये सेकंड इंस्टेंस बनता है उसका। तो अभी पहला वाला इंस्टेंस यहीं तक स्टॉप है, अभी वो कैलकुलेशन करेगा, पर यहाँ पे सेकंड इंस्टेंस एक और आ गया है। यहाँ पर हमने 5 ग्रेटर देन 0, और क्योंकि ये ट्रू हो चुका है तो हम इसमें भी n में ये वाली वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि खुद को कॉल कर रहा है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। वापस से कॉल हुआ है ये सेकंड टाइम, और सेकंड टाइम में इसकी वैल्यू होती है 5 ग्रेटर देन 0। तो अब इस टाइम 5 में ये ऐड करने की कोशिश कर रहा है। अभी पहले वाला रिजल्ट वैसे ही स्टक पड़ा है, पहले वाले में कोई चेंज नहीं हुआ,
वो वैसे ही n+1 पे होल्ड है, जब ये सोल्व होगा तब वो उसका रिजल्ट मिलेगा, तब इसमें डालेगा, बट ये न्यू रिजल्ट आ गया है यहाँ पर। तो 5 में हम प्लस करते हैं, रिकर्जन माई रिकर्जन वापस खुद को कॉल करता है। अब 5 भी यहाँ पे होल्ड होगा, ओके 5 भी होल्ड होगा और n-1 में मतलब 5-1 4 वैल्यू जाएगी, और ये 4 वैल्यू यहाँ पर आने के बाद ये वापस से तीसरी बार खुद को कॉल करता है। यहाँ पे चेक करते हैं 4 ग्रेटर देन 0, तीसरी बार खुद को कॉल करने के बाद में यहाँ पर 4 आया वैल्यू, और 4 में ये एडिशन करेगा। क्या एडिशन करेगा? यहाँ पे वापिस इस खुद को कॉल किया फंक्शन ने चौथी बार, माई रिकर्जन को कॉल करने के बाद यहाँ पे 4-1 3 हो जाएगा। इसी टाइप से ये वापस खुद को कॉल करेगा और ये यहाँ पे वैल्यू होगी 3, तो 3 भी ट्रू है। वापस रिकर्जन खुद को कॉल करेगा, इस टाइम वैल्यू होगी 2, वापस कॉल करेगा, इस टाइम वैल्यू होगी 1, और वापस कॉल करने के बाद कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो एल्स पार्ट पे चला जाएगा और रिजल्ट में 0 असाइन हो जाएगा। रिजल्ट में 0 असाइन होने के बाद इस रिजल्ट को ये रिटर्न कर देगा, ओके। रिटर्न करने के बाद ये जब सारे वैल्यू खुद में एडिशन करता है, तो पहली बार जब कॉल किया था 6 टाइम से 5th टाइम इसमें ऐड करके रिजल्ट को वापस रिटर्न कर रहा है, और फिर से वापस कॉल करके रिजल्ट को वापस रिटर्न कर रहा है। जितनी बार उसने 5-6 बार कॉल किया था वो सारे कॉलिंग होने के बाद में, और जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सारी कॉलिंग रिमूव होने के बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आपके सामने है कि 1 by 1 कैसे इसका रिजल्ट प्रिंट हुआ है। इसको एक बार आपको 1 by 1 ध्यान से समझना होगा, खुद से ट्राई करना इसको लिखने के लिए, और यहाँ पे छोटी वैल्यू लिख के समझने के लिए। लाइक मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, तो 2 लिखने के बाद यहाँ पे 1 और 3 प्रिंट होता है, और कैसे होता है ये फंक्शन खुद को कैसे कॉल करता है, एक बार इसको आप लोग खुद से समझोगे कि यहाँ पे क्या एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है। आप 1 by 1 स्टेप पे खुद से यहाँ पे जाके, लाइक मैंने 2 पास किया तो यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 0 हुआ, देन रिजल्ट में वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे 2 प्लस ये खुद को कॉल किया तो 2-1 1 हो जाएगा, तो 1 ग्रेटर देन 0 है। सेकंड टाइम इसने 1 को किया तो उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करने के बाद वापस से वैल्यू को लिया, तो पहले 1 प्रिंट हुआ, बाद में 3 प्रिंट हुआ, ओके। और ये रिकर्जन के कारण हुआ, ठीक है। इसको खुद से एक बार समझो कि क्या एक्चुअल में प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन टेक एनी नंबर, एनी बिगर नंबर like 6, okay। So what this function is doing, this is calling itself. So I am defining a function, simple function, my recursion with name, and it asking for an argument, a number called n, and I am comparing the value n greater than 0. So we will moving on this part again. First we are taking an example like printing this thing and calling the function. This thing printed here, and after calling the function it asking for a value, a number, so I am passing here 6. So you can compare this, 6 is greater than 0, okay। So this is the true part, we will come on here later. What if it is false? So we are moving here first. So when it is false, the result will be assigned 0 and it will be returned, okay। In case of true, it is doing a manipulation like 6 greater than 0, then inside the result it is adding something 6 here of the value of n, then adding, calling the same function value, okay। So what is the same function? My recursion is calling my recursion itself, calling self, okay। So it is asking for a value here. So what is the value? 6 minus 1, now it is 5. So value of n is 5. This is not yet completed, okay। So this is calling itself and it is stucking here, okay, not yet completed. This is processing on this function, so it make it second instance, and after calling this thing, n is now 5. So 5 is also greater than 0 and it making true, and inside the result the 5 value of n is 5, plus again it is calling itself. So this is third time it's calling, and value of n is 5 minus 1, now it's 4. So it is 4 comparing with this thing, and again it's calling itself for adding inside this. So calling itself again, it's become 3 and 2 and 1 and 0 according to this logic, and when it becomes 0 greater than 0, then result will be false and it's returned the result as a 0, okay। Then 1 by 1 it's adding inside this value, okay, 1 by 1 it is adding, and finally it's print the result here, okay। Final result will be printed 1 by 1. So when I run the program, it is like this. First time it's 1 3 6, then adding 10 15 and 21, 1 by 1 all the value added to itself. So you can try with a smaller number like 2, okay। So when you try with 2, you can easily understand that my recursion is calling, like here first time value is 2 greater than 0, then it is adding here 2, my recursion is called, and nothing happened because of my recursion is called, it is calling itself again. So 2 minus 1 is 1, 1 is inside n, so this time 1 greater than 0, and result computed again n. So n is 1, 1 plus my recursion again calling 1 minus 1 0. So it is going here, it is become 0. So what 0 is doing? 0 is greater than 0, that is false. So result will be 0 in else part. So result is returned. So what is returning result? Result is 0 here for the third time, and 0 plus 1. 0 plus 1 is 1. So 1 is printed here, and at the second level, first is instance, at the first time when result is printed, at the first time this value become 1. So at the first time n value is 2 as we have passed, so 2 plus 1 became 3. So printed the result 3 here. You should take time for recursion and try to understand what is doing by going inside 1 by 1. When you call the function, value goes to here, then comparing, then try to adding the function, and this is calling itself again, okay। Try to understand with smaller value like 2 3
4. Okay, so you need to give a try yourself to understand recursion. Recursion is just calling this function inside, but this is the logic what is terminate it, okay, at one point. So n become greater than 0. So at the one point n minus 1 will become 0, whatever number you passed. Okay, so try with a smaller number and try to understand this function. I understand this is completely not clear to you, okay, and I am not expecting to clear this thing at one time. ऑल द न्यूअर बीइंग हियर, ऑल द बिगिनर्स. ओके, सो मुझे कंप्लीटली पता है आपको ये चीज एक बार में क्लियर नहीं हुई होगी, और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि आप अगर बिगिनर है पाइथन में या रिकर्जन के लिए तो आपको ये चीज एक बार में क्लियर हो जाए. इसके लिए आपको एक बार खुद से ट्राई करना होगा और यहाँ पर छोटे नंबर्स डाल के और आपको चेक करना होगा कि आपको ये चीज कैसे काम कर रही है. वन बाय वन एक एक स्टेप जाके यहाँ पर जब आप वैल्यू पास करते हो तो ये वैल्यू कंपेयर होता है. कंपेयर होने के बाद इसको कॉल करने के बाद ये वापस खुद को कॉल करता है. कॉल करने के बाद ये कैसे रजिस्टर होता है यहाँ पर और कैसे पास करता है वैल्यू को, देन ऐड करता है, देन रिजल्ट में प्रिंट करता है. ये आपको वन बाय वन खुद से प्रोसेस करके एक बार देखना होगा, समझना होगा. कोई भी छोटे नंबर के साथ जैसे 2 या 3 के साथ आप ट्राई करके देखना, फिर बड़े नंबर के साथ देखना 4 या 5. इससे ज्यादा बड़े नंबर लोगे तो ये रिकर्जन उतनी ही बार कॉल होगा और आपको डिफिकल्टी होगी. इसलिए आप पहले 2 से 3 से और 4 से ट्राई करना इसको, और इसको समझने की कोशिश करना रिकर्जन काम कैसे कर रहा है. ओके, सो तब ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और तब आपको समझ में आएगा. इसमें आपको टाइम देने की जरूरत है, ये आपको एक ही बार में क्लियर नहीं होगा. ओके, सो आई होप मैंने जो अब तक बताया वो आप लोगों को क्लियर है और यहाँ टाइम देने की नीड है. अगर मेरी सारी बातें आपको क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो, आई होप इफ ऑल द थिंग इज क्लियर टुडे एंड यू नीड टू गिव टाइम हियर एंड अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ. इफ ऑल दिस क्लियर टाइप ऐसी. सो अब हम मूव करते हैं आज के Q&A सेशन पर. ठीक है, आज का टॉपिक 2 से 3 चीजें इंटरेस्टिंग थी, जो कि ओनली आर्गुमेंट को पास करना, सिर्फ पोजिशनल और सिर्फ कीवर्ड. ठीक है, दूसरी चीज ये रिकर्जन फंक्शन जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, और इसको जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे और छोटी वैल्यू के साथ, तब तक आपका समझना मुश्किल है. ओके, तो इस चीज को आप खुद से ट्राई करना, और अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. सो यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ द रिकर्जन एंड पासिंग द ओनली वैल्यू, ओनली keyword and only positional value. So when you try it yourself these all things, then it become clear to you. You need to give some time on recursion function. Okay, so now time for Q&A session. You can ask your question. So Samira is saying need to watch all session repeat. Definitely you can watch the session in repeat mode, and I will publish today's video as soon as possible on YouTube, and I will provide the link inside group. Okay, so if you want to leave from here, you can leave, or if you want to ask your question, you can ask your question. If you have no question, just type no question and we can end today's session. अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप नो क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, नहीं तो आप सेशन से लीव कर सकते हो, और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, नहीं तो हम क्लास को यहीं एंड करते हैं. ओके, सो राहुल इज सेइंग सर ये नोट्स कहाँ मिलेगा. सो राहुल, नोट्स आपको यहाँ पे कोई नोट्स मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, जब मैं क्लास लेता हूँ तब आप नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, और या फिर आप वीडियो रिपीट मोड पे देख के, जब मैं YouTube पे पब्लिश करता हूँ रिपीट मोड पे देख के, और वहां से नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप लाइव क्लास में नहीं प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, वेट, अगर आप वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे YouTube ये चीजें और लोगों तक पहुंचा सके. जिनको फ्री पाइथन क्लास पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, वो सीख सकते हैं. तो आप सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि ये चीजें और स्प्रेड हो सके. So if you are watching on YouTube, you can subscribe the channel and share the video and like the video, so YouTube can spread to more people and they can also take benefit of this free Python class. Okay, so thank you guys for joining. Thanks for watching. Good night.